इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है, और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी, और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सबके लिए आज आपकी नॉलेज को हम चेक करेंगे, और देखिए कि मैंने यहाँ पर आज आपको टॉप 5 एरर्स इस वीडियो के अंदर लिए हैं, और इन एरर्स को आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि आपने 5 में से कितनी एरर्स को सही किया। और इन एरर्स को तो मैं समझाऊंगा। बेसिकली इनके पीछे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वो आगे आगे एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उनको भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो दिया हुआ चैलेंज है, मतलब 5 में से 5 लाना, इसे आप एक्सेप्ट करें, और सही में स्कोर कितना रहा वो आप ज़रूर बताएं। चलिएगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना, ये दिखेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इट इज क्लियर दैट ही डज नॉट डिपेंड्स ऑन आई। सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैंने ABCD वाले पार्ट नहीं लिए, मतलब आप अपने हिसाब से कहीं पर भी कोई भी एरर छांट सकते हो। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जिन भी बच्चों के एरर्स को फाइंड करना बहुत जल्दी अगर उनको आता है, तो इसका मतलब उनका अच्छा पकड़ है अंग्रेजी के ऊपर। ठीक है, तो आपको 5 में से 5 देखते हैं कितने बच्चे लेके आएंगे। इसमें एरर देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर डिपेंड्स जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो डिपेंड्स है इसके अंदर एरर है। एक से ज्यादा एरर भी हो सकती है, और यहाँ पर आई के अंदर एरर है, मतलब डिपेंड्स नहीं आना चाहिए, ना ही आई आना चाहिए। अब बाकी तो ये देखो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने कर लिया है जूम। यहां पर आप देखिए, जब आपका सब्जेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, और सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर हो, यानी कि अगर यहाँ ही शी इट नेम होता तो इसके साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल सही है यहां तक। अगर इस जगह ही की जगह पर आई भी यू दे होता तो यहां पर डू नॉट होता, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब अभी तक यहां तक हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, एक रूल है मेरा 3D। इस 3D से मतलब क्या होता है कि यदि किसी सेंटेंस में कभी भी डिड इस्तेमाल हो, या फिर डू हो, या फिर डज हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इनके बाद जो भी वर्ब आएगी ना, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि इनके बाद आने वाली वर्ब में कभी भी आप एस नहीं लगा सकते, कभी भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते, कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि इनके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसीलिए ये जो डिपेंड्स है, क्योंकि आपको पता है डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट के बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, उसमें कोई एस और यस नहीं आएगा, कोई आईएनजी नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे एस को हटा दूंगा, और ये बन जाएगा डिपेंड। ये बिल्कुल अब आपका एकदम सही है। समझ में बात आ रही है? अच्छा, अब आपने एक सूत्र देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद अगर कोई चीज आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट वाले केस में आएगा। यानी कि अगर कहीं आई लिख रहा है तो आई की जगह पर ऑब्जेक्ट यूज होगा। कब? देखो, अगर बीच में वर्ब आ रही है तो वर्ब से पहले तो आई यूज होगा, लेकिन अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो वो मी होगा। समझ में बात आ गया? तो यहां पर देखो ये प्रेपोजिशन है, तो एक और चीज याद रखेगा, थोड़ा और जूम कर लेता हूं मैं से। ये देखो, ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर ऑन लिख रहा है ना, ये ऑन एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आई ना आकर के ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर मी होना चाहिए। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से फुल डिटेल समझ में आ गया होगा। आ गया तो आप इसको लाइक करें, अगर नहीं आया तो दोबारा ट्राई करें, कोशिश करें समझने की। चलेगा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं। अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली ये जितनी मैंने इसमें 5 लिए हैं ना, वो एग्जाम में आ चुके हैं, वहीं से मैंने लिया है इनको। आगे देखो, ही इज द लीडर विद हु आई वॉन्ट टू एड्रेस टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये देखिएगा, ही इज द लीडर, वो क्या है, वो लीडर है। विद हु, जिसके साथ मैं बातचीत करने वाला हूँ, इंडिया के लोगों के बारे में एड्रेस करने वाला हूँ, ठीक है, संबोधित करने वाला हूँ, वो एक बहुत बड़ा लीडर है। समझिएगा यहाँ पर इसमें गलती क्या है। आप हमेशा याद रखिएगा,
कि ये जो हु है ना, हु, ये बीच में कभी नहीं आता। मतलब ये हो गया, मतलब समझना, हमें हु अगर बीच में आ भी जाए तो चलेगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर ये देखो आप, हु से पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्रेपोजिशन यूज हो रहा है ना हु से पहले, और मैं उल्टा कह दूं प्रेपोजिशन के बाद क्या हो रहा है, हु यूज हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखना कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हु नहीं हो सकता। हाँ, हु की जगह पर आप हुम यूज कर सकते हैं, विद हुम, अगेंस्ट हुम, टू हुम, ये चलेगा। लेकिन विद हु मतलब ये हुआ प्रेपोजिशन के बाद कभी भी WHO हु नहीं आता है। समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर आ गया ना। बस ये याद रखो, ऐसा मत याद कर लेना वो गलती से बोल गया था कि बीच में हु नहीं आता। हु अगर आ भी रहा है लेकिन उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपका? अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, ये दो वर्ब है वांट और एड्रेस, इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यहां पर क्या यूज किया गया है, टू यूज किया गया है। तो याद रखना कि अगर वांट के बाद कभी कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो क्या करता है, टू करता है। क्या करता है? टू करता है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आई की जगह पर यहां पर होता ही तो क्या करते हम, ही शी इट आता है तो वर्ब में एस लगा देते हैं, तो यहां पर वांट्स हो जाता। अभी फिलहाल में नहीं है तो आई के साथ वांट एकदम सही है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा हु नहीं आएगा, हुम आ जाएगा। आई होप ये भी आपकी समझ में एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने जो भी एरर फाइंड किया था तो आप उनको भी चेक करिएगा कि आपने एरर जो फाइंड किया था वो सही था या गलत था। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या आप उनको भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो भी आप देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे मैंने लिखा है ही हैज डिसाइडेड टू गिविंग एड्रेस टू मी। अब ये समझिएगा इसके अंदर क्या गलती है, इसके अंदर क्या गलती है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, इसके अंदर आपने, मुझे पता है पहचान लिया होगा, नहीं है तो मैं बता दूं आपको, डिसाइड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसके बीच में टू आएगा। ये बात तो यहां तक तो पहले वाला रूल हमारा एकदम सही है भाई, ही के साथ हैज लगाते हैं ये भी ठीक है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है ये भी ठीक है, और डिसाइड के बाद अगर दूसरी वर्ब जोड़नी हो तो टू से जुड़ेगा, यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। आप ये सोचिए जब वांट के बाद दूसरी वाली वर्ब आई थी तो वो कौन सी फॉर्म में आई थी, फर्स्ट फॉर्म में आई थी ना, उसमें कोई आईएनजी नहीं था, कोई एस और ईएस नहीं था। बस ऐसे ही आप याद रखें कि यहां पर ये जो है ना गिविंग, ये गिविंग नहीं आना चाहिए, यहां पर गिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गिव आना चाहिए। याद रखना, वांट हो, डिसाइड हो, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी, उसमें कोई भी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लो आप इस बात को, चलिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें एक और गलती की है, वो आप देखिए, देखो गिव एक वर्ब है, इसके बाद जो आएगा वो नाउन की तरह यूज होगा ना, एज अ ऑब्जेक्ट नाउन की तरह यूज होगा। तो देखो जो एडवाइज जो लिखा हुआ है वो गलत है, इन दोनों के अंदर फर्क समझो आप। अगर एस लग रहा है मतलब ये वर्ब है, और एस की जगह अगर मैं सी कर देता हूं तो ये नाउन है। तो याद रखना वर्ब के बाद नाउन यूज होता है, तो यहां पर नाउन आना चाहिए, तो यहां पर एस नहीं, यहां पर सी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद बताओ यहां पर आई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट टाइप आता है, तो इसलिए यहां पर मी आएगा, जो दे रखा है बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन रह गया ना, आई वेंट टू माई विलेज आफ्टर टीच माई स्टूडेंट्स, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद मैं अपने गांव गया। चलिएगा, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल, पढ़ाने के बाद में मैं अभी अपने गांव में आया हूं, तो अपने गांव में आकर के छत पर बैठ करके आराम से ठंडी हवा में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। चलेगा, अब ये समझिएगा आप इसके अंदर गलती क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, कभी भूलना मत, लिख लेना कि कभी भी अगर कोई प्रीपोजिशन आ रही है, मतलब टू को छोड़ दो, टू को भूल जाओ आप, आफ्टर है, फ्रॉम है, ठीक है ना, या फिर ऑन दे रखा है,
तो मतलब ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर 95% टू को हटा, छोड़ दो, टू को हटा दो, टू का थोड़ा अपवाद भी है, यानी आफ्टर हो, फ्रॉम हो, और भी बहुत सारी प्रीपोजिशन है। तो इन प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी के साथ आती है, जीरंड वाला रूप होता है। क्या होता है, जीरंड वाला रूप बनता है, यानी आईएनजी के साथ आती है। आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी के साथ आएगी, बिना आईएनजी के वो नहीं आ सकती है। चलिएगा, अब यहां पर आप देखिएगा, आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव में गया। आफ्टर टीच, अब यहां पर बात समझ में आ गई होगी कि सर जी आफ्टर आ जाए, फ्रॉम आ जाए, ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी वाले केस में आएगी। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या आ जाएगा, टीचिंग आना चाहिए, टीच नहीं आ सकता। तो इन चीजों को आप नोट करेंगे तो और भी बेस्ट है, नहीं तो फिर जैसी चल रही है वैसे चलन दो। अच्छा, आगे देखिएगा, यहाँ पर माई दे रखा है, माई स्टूडेंट्स होता, कुछ भी हो सकता, माई स्टूडेंट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ये चीज चलेगा। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन में बैच में पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने मुझे पूछा, मैं कोशिश करूंगा आप में से कितने अच्छे बच्चे हैं। देखिए, ज्यादातर जो कमेंट आती हैं उनमें उनके अंदर मैंने गलती देखी है, उसको जरा बता देता हूं पहले। वो ज्यादातर जो बच्चे लिखे रहते हैं वो ये लिख देते हैं कि सर आई एम बिलोंग टू दिल्ली, ऐसे लिख लो। मतलब वो ये लिखते हैं, अपनी जगह यहां पर लिखेंगे और वो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सर आई एम बिलोंग टू दिल्ली। बताओ, आप ऐसे ही कमेंट करते हो ना, आई के साथ एम लगाते हो नहीं लगाते हो, एम के बाद बिलोंग लिखते हो नहीं लिखते हो, लिखते हो यार, आप ही तो कमेंट करते हो, और कौन से आ जाएगा। तो स्पेशली देखो, ये गलत सेंटेंस है, मैं चाह रहा था आपको इसे बता दूं। देखो याद रखना, इस एम को आप हटा दो, अब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही, यहां पर एम हटा दो। सर जी ऐसे क्यों, आई के साथ तो एम आता है सर जी, आपने ये क्यों हटा दिया, समझना आप। देखो बेटा, ये जो बिलोंग है वो एक वर्ब है, बिलोंग का मतलब होता है कहीं से संबंध रखना, कहीं से आना। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू, बिलोंग के बाद टू आता है, कोई जगह से आप हैं तो आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली नहीं आएगा, आई बिलोंग टू दिल्ली आएगा, ये भी कर सकते हैं। हाँ, फ्रॉम लगाना है तो वो हेल के बाद आता, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि बिलोंग से पहले एचआरएम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो मेन वर्ब होती है। एक बात बताओ यार, अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, मैंने ये बोला कि आई एम टीच, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीच, बताओ ये सही है क्या, बताओ ये सही है क्या, बताओ ये गलत है ना। क्योंकि भाई अगर एचआरएम के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उसमें तो फिर आईएनजी आना चाहिए ना। ऐसे ही आपने किया था, आपने क्या किया था, यहां पर बिलोंग किया था, तो एक बात हो, बिलोंग तो यार एक वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, तो ऐसे तो बिलोंगिंग करना चाहिए था आपको, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली इन चीजों को आप याद रखें, आई बिलोंग टू भरतपुर, आई बिलोंग टू आगरा, आई हेल फ्रॉम आगरा, आई बिलोंग टू आगरा, आई एम फ्रॉम आगरा, आप ऐसा बोल सकते हैं, बट आप ये याद रखना आई एम बिलोंग मत लगाना, ठीक है। चलो, आपकी गलती अगर सुधर गई हो तो लाइक, वरना डिसलाइक चलो, जो भी करो वो आपकी मर्जी है। आगे चलो, और भी बढ़ जाता हूं। आगे देखो, ही हैज डिसाइडेड टू गिव, नो, डिसाइड के बाद जो भी और बात है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर गिव आना चाहिए। ये चीज आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट हिज सून। अच्छा देखिए, समझिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। आप एक चीज समझिएगा कि पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वॉन्ट आ रहा है और एक आता टॉक, इन दोनों के बीच में हमने अलग से रख दिया टू, अलग से ही तो लेके आए ना। जैसे आई गो टू दिल्ली, तो गो में कभी टू थोड़ी, ऐसा नहीं कि जो गो के अंदर ही टू जो है वो चिपका हुआ आता हो। तो इसी तरीके से आप समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि ऐसे कुछ क्लॉज होते हैं, ऐसे कुछ फ्रेजेस होती हैं कि जिनके अंदर टू ऑलरेडी आता है, जिनके अंदर टू जो होता है वो ऑलरेडी आता है, चिपका हुआ आता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं फिजिक्स, मतलब PHYSICS, इसमें ICS ऑलरेडी चिपका हुआ आता है, अलग से एस हम नहीं लगाते। मैथमेटिक्स, इसमें एस हम अलग से नहीं लगाते, ऑलरेडी चिपका हुआ आता है। तो बस मैं वही बोल रहा हूं कि ऐसे कोई क्लॉज, ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब जिनमें टू ऑलरेडी चिपका हुआ आता है, तो इनके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो वो ING के साथ आएगी।
अगर जिसमें चिपका हुआ नहीं है मतलब आपने अलग से टू लगाया है, तो फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर चिपका हुआ है तो आपको भी आईएनजी इस वर्ब में चिपकानी पड़ेगी। अगर चिपका हुआ नहीं है मतलब अलग अलग, जैसे गो टू, अब गो में अलग, गो में का टू थोड़ी छिपा रहता है, गो के बाद तो फ्रॉम भी आ जाता है। अगर चिपका हुआ होता तो हमेशा गो टू करते ना, गो फ्रॉम हम गो फ्रॉम भी कर देते। तो याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, देखो ये मैंने लिख दिया विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। अच्छा, विद अ व्यू टू का मतलब एक तरह से एम होता है, एम होता है इसका। विद अ व्यू टू का मतलब आपका मेन टारगेट क्या है, मेन एम क्या है आपका, ठीक है। अच्छा, एडिक्टेड टू आपने देखा होगा, मैं अगर बात करता हूं जैसे आई वॉज नॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो याद रखना एडिक्टेड टू जो होता है वो एक साथ आता है, इनको एक साथ ही पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ऐसा नहीं, आई एम एडिक्टेड टू एक साथ पढ़ो। आई एम एडिक्टेड जब एक साथ चिपका हुआ तो एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आई एम एडिक्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए, क्योंकि टू ऑलरेडी उसमें चिपका हुआ था, अलग से हमें नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक और इसमें अकस्टम्ड, ये भी बिल्कुल सही है, अकस्टम्ड टू इसके साथ टू आता है, चलेगा। तो देखो यहाँ पर है लुक फॉरवर्ड टू, तो याद रखना कभी भी लुक फॉरवर्ड टू भी एक इस तरह की वर्ब है कि इस तरह का एक क्लॉज है, इस तरह का एक फ्रेजल वर्ब है कि इसमें ऑलरेडी टू जो होता है चिपका होता है। लुक फॉरवर्ड टू एक साथ बोलते हैं इसे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें हमें आईएनजी चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीटिंग जो है वो होना चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, उसमें कोई आईएनजी नहीं आता, लेकिन जब टू ऑलरेडी चिपका हुआ आता है तो हमें भी उसकी आने वाली वर्ब जो आगे आ रही है उसमें भी आई चिपकाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, तो ये भी देखो आई एम एडिक्टेड टू टीच इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदी हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एडिक्टेड टू जो होता है वो एक साथ आता है, चिपका हुआ आता है टू इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो वर्ब आ रही है इसमें भी हमें आईएनजी चिपकाना पड़ेगा, मतलब टीचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा आई वॉन्ट टू, वॉन्ट में कभी भी टू चिपका हुआ नहीं आता, समझ रहे आप। तो वॉन्ट के जब टू नहीं आता, अलग से हमने लिखा है, तो हमें अलग से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब सोचेंगे सर जी ये जो टू है सर जी फिर ये क्या है, याद रखना ये क्या होता है कि टॉक के बाद जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो टॉक टू आता है, किसी पर्सन के खिलाफ करते हैं तो आप टॉक अगेंस्ट आ जाता है। तो बस ये सारी चीजें। आई होप दोस्तों आप सबको ये 5 क्वेश्चंस का चैलेंज काफी अच्छा लगा होगा और आपके 5 में से 5 नंबर तो आ ही गए होंगे। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बेसिक से बताए, ठीक है ना। जिस तरह से मैं यहाँ पर होम ट्यूशन क्लासेस ट्यूशंस में पढ़ाता हूँ, बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया कि आपकी समझ में आना चाहिए। अब जैसी बात है इट विल टेक सम टाइम, इतना जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो जाएं, सीख जाएं, पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो धीरे धीरे मन आता रहेगा तो आपको पढ़ाता रहूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका कैसा अनुभव रहा, कौन कौन सी चीजें आपने नहीं समझी। इसके बाद और नए नए 5 क्वेश्चन में लेके आता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। एयरफोर्स नेवी का जो एग्जाम आने वाला उसकी भी सीरीज को आप अच्छी तरह से देखते रहेगा। थैंक यू सो मच।